जब भी यहाँ पर कोई शिप या एयरक्राफ्ट एंटर करता है वो अचानक से गायब हो जाता है। वेस्ट नेवी के 5 एयरक्राफ्ट कहीं गायब हो जाते हैं। ये ब्रूस गैनन, इनकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है। ये कैसे लौटे इंसान थे जो बरमूडा को सरवाइव करके वापस आते थे। आप देखते देखते थक जाओगे इस पर, इतनी मूवीज पर। देखिए, आपने कहानियों में काफी सुना होगा कि किसी चीज को आसमान खा गया या जमीन निकल गई, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में मियामी से एक लाइन फॉर्म होती है जो पुर्टो रिको को ज्वाइन करती है, और वहां से एक लाइन फॉर्म होकर बरमूडा को ज्वाइन करके एक ट्रायंगुलर शेप लाइन बनती है जिसे लोग डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं या फिर डेविल सी भी कहते हैं। तो ये पहली बार 1950 में यूएसए में इसकी बात छिड़ती है। विंसेंट हाइल्स गैडी अपना एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, इसमें बताते हैं ट्रायंगुलर शेप एरिया है जहाँ पे काफी सारी फिनोमेन या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। तब से लेकर आज तक लोग इसे बरमूडा ट्रायंगल ही बोलते हैं। देखिए, जब भी यहाँ पर शिप, प्लेन या एयरक्राफ्ट एंटर करते हैं तो वो अचानक से गायब हो जाते हैं, और हैरानी की बात ये होती है कि उसमें बैठे लोग भी गायब हो जाते हैं। इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद कई लोग इसे इल्यूमिनाटी से कंपेयर करते हैं, कई इसे लोग एलियन से कंपेयर करते हैं, और कई लोग तो इसे सी मॉन्स्टर से भी कंपेयर करते हैं। आज तक ये नहीं पता लग पाया कि असल जिंदगी में वहाँ हो क्या रहा है। देखिए, एक शिप होती है मैरी सेलेस नाम की। ये शिप 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए रवाना होती है। ये शिप पैसेंजर से काफी खचाखच भरी रहती है, लेकिन जैसे ही ये बरमूडा के एरिया पर पहुंचती है तो अचानक से गायब हो जाती है। इसे काफी ढूंढा जाता है लेकिन ये नहीं मिलती। लेकिन दिसंबर 4, 1872 को ठीक 1 महीने बाद ये शिप कुछ लोगों को फ्लोट करती हुई दिखाई देती है। वो तुरंत रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करते हैं और रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पहुंचती है। लेकिन जैसे ही रेस्क्यू टीम इस शिप के अंदर जाती है उन्हें शिप एम्प्टी मिलती है, यानी शिप में कोई नहीं रहता है। हैरानी की बात ये थी कि उसके इंटीरियर भी एज इट इज रहता है, यहाँ तक कि खाना भी टेबल्स पर एज इट इज रखा रहता है। आज तक ये पता नहीं लग पाया कि उस शिप पर बैठे लोग गायब कहाँ हो गए थे। देखिए, एक और शिप होती है एलन ऑस्टिन नाम की। शिप 1881 में इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होती है। शिप जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के पास पहुंचती है तो कैप्टन को एक अनआइडेंटिफाइड बोट दिखाई देती है। बहुत देर तक कैप्टन उस बोट से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उस बोट से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। बाद वो अपने क्रू मेंबर्स को उस बोट पर देखने के लिए भेजते हैं ताकि कोई ह्यूमन साइंस हो, लेकिन जैसे ही क्रू मेंबर उस बोट पर पहुंचते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि बोट पर कोई नहीं होता और बोट भी फुल्ली सप्लाइड से लोडेड होती है। तो कैप्टन डिसाइड करते हैं कि इस बोट को वो टो करके अपने साथ न्यूयॉर्क तक लेके जाएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से 2 दिन बाद मौसम खराब हो जाता है और ये बोट सेपरेट हो जाती है। लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होता है कैप्टन फिर इस बोट को ढूंढते हैं, लेकिन जैसे ही इस बार ये बोट मिलती है तो कैप्टन शॉक हो जाता है क्योंकि उन्होंने जितने भी क्रू मेंबर्स इसमें भेजे थे वो सारे गायब हो जाते हैं। की बात ये होती है कि इतना खराब मौसम होने के बाद भी इस बोट को कुछ नहीं हुआ होता है। ये चीज देखकर कैप्टन काफी घबरा जाता है और वो न्यूयॉर्क के लिए तुरंत रवाना हो जाता है, और अगले दिन ये कहानी हर जगह फैल जाती है। दिसंबर 5, 1945 यूएस नेवी के 5 एयरक्राफ्ट नवाल एयर स्टेशन फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। ग्रुप में सारे ट्रेनी होते हैं और एक इनका सीनियर लेफ्टिनेंट होता है चार्ल्स टेलर, जो इनको लीड कर रहा होता है। ये जो इनका मिशन होता है वो शिकन रॉक्स नाम की जगह पर बॉम्ब गिराकर बहामास होते हुए अपने बेस पर वापस लौट जाना होता है। ये जब उड़ान भरते हैं तब तक मौसम एकदम क्लियर रहता है, लेकिन कुछ देर बाद मौसम खराब हो जाता है और चार्ल्स डिसाइड करते हैं कि मिशन को नहीं करेंगे और वापस अपने बेस को लौट गए। देर बाद उनका कंपास काम करना बंद हो जाता है। अपनी टीम से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, उनका भी कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। उनका ग्राउंड टीम से भी कनेक्शन टूट जाता है और वो सारे प्लेन कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन उनको ढूंढने के लिए एक और प्लेन भेजा जाता है, वो भी गायब हो जाता है। उनका जो लास्ट मैसेज ये होता है कि यहाँ पर 1000 फीट पर कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ब्रूस गैनन, इनकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है। ये कैसे लौटे इंसान थे जो बरमूडा को सरवाइव करके वापस आए। ब्रूस रेगुलरली ट्रैवल करते थे बामास से फ्लोरिडा तक। December 4, 1970 ब्रूस रेगुलरली जैसे ट्रैवल करते थे वो इस बार भी यही करते थे। जैसे ही वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो अचानक से मौसम खराब हो जाता है। उनके सामने काफी सारे क्लाउड्स आ जाते हैं। जैसे जैसे ब्रूस आगे बढ़ते रहते हैं ये क्लाउड्स काफी हैवी होते जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनका कंपास भी काम करना बंद हो जाता है, उनका ग्राउंड टीम से भी कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन ब्रूस रुकते नहीं, आगे बढ़ते रहते हैं।
उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक एक्सटर्नल एनर्जी उनके प्लेन को कंट्रोल कर रही है। थोड़ी देर बाद ब्रूस उस क्लाउड से बाहर आ जाते हैं और वो दोबारा अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही ग्राउंड टीम से कोऑर्डिनेट करते हैं तो सारे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि प्लेन सिर्फ 47 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच चुका था, जो कि इम्पॉसिबल था। बामा से फ्लोरिडा की डिस्टेंस 250 माइल्स थी, जो ब्रूस रेगुलरली 90 मिनट्स में कवर करते। टेक्निकली ये इम्पॉसिबल था क्योंकि ब्रूस के एयरक्राफ्ट की टॉप स्पीड 180 माइल्स पर आवर थी। वो अपना फ्यूल इंडिकेटर भी चेक करते हैं, वो भी एज इट इज रहता है। और इसी इंसिडेंट के बाद वो अपनी एक किताब लिखते हैं, बियॉन्ड द बर्मुडा, जिसमें ये अपने इंसिडेंट के बारे में बता। देखिए, बर्मुडा पर बहुत सारी स्टोरीज है जो मैं आपको सारी नहीं बता सकता, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये लोगों को मिस्टीरियस चीजें ज्यादा देखना पसंद है कंपेयरिंग टू फैक्ट, और इसी बात का ये फायदा उठाकर बिजनेस बना। इस जगह को एलियन से कंपेयर करके मूवी बनाता है या किताब छापता है, तो कोई इस जगह को इल्यूमिनाटी से कंपेयर करके। हम 100-200 साल पुरानी चीजों को भी सच मान लेते हैं जो ठीक से वेरीफाइड भी नहीं हो कि ये चीजें हुई भी है या नहीं। ये मैं आपको इतने सारे इंसिडेंट बता रहा हूँ, आपके मन में सवाल आ रहा हूँ कि इंसिडेंट हमें अब क्यों सुनने को नहीं मिलते। देखिए, आपको जब भी फ्लोरिडा जाना होता है तो आप बर्मुडा ट्रायंगल का ही रूट यूज करते हो। इनफैक्ट ये काफी बिजी रूट्स में से भी एक है। आजकल हमारा वर्ल्ड इतना एडवांस हो गया है, मॉडर्न जीपीएस, मॉडर्न रेडार सिस्टम, तो ऐसे कोई भी इंसिडेंट होते हैं तो हमें पता लग जाता है। ये बर्मुडा ट्रायंगल पर बनी स्टोरीज को हम रियल नहीं मान सकते। विकिपीडिया तो इसे एक अर्बन लेजेंड मानता है, यानी ये कहानी सच बताई जा रही है लेकिन असल में है नहीं। आज तक यहाँ 75 एयरक्राफ्ट और शिप्स मिस हुए हैं, जो आप कंपेयर करोगे वर्ल्ड की अदर कैजुअलिटीज से तो लगभग सेम है। लेकिन फिर भी बर्मुडा पर बनी स्टोरीज, मूवीज इसको काफी हाईलाइट करती है। आप देखते देखते थक जाओगे, इस पर इतनी मूवीज बनी है और मैगजीन और स्टोरीज का तो भंडारा लगा हुआ है। टिल द डेट हमें ये नहीं पता कि एलन ऑस्टिन की कहानी भी सच है या नहीं। मैरी सेलेस की कहानी को भी हम सच नहीं मान सकते क्योंकि इसमें लाइफ बोट मिसिंग थी और इन पर एलिगेशन थे हेवीली इंश्योरेंस कराने के। देखिए, इन सब में एक चीज कॉमन थी, कंपास का खराब हो गया। जब आप कंपास की नॉर्थ डायरेक्शन चेक करते हो तो अर्थ के ज्योग्राफिक नोट से अलग दिखाती है। अर्थ के दो पोल सिस्टम है, एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कंपास दिखाता है, एक ज्योग्राफिक पोल सिस्टम जो अर्थ के रोटेशन पर बेस्ड। देखिए, अर्थ पर ऐसी भी जगह है जिसे आप कंपास से चेक करोगे तो वो एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाता है, और इस एक्चुअल नॉर्थ पोल को हम एगोनिक लाइन बोलते हैं। एगोनिक लाइन बार बार चेंज होती है, लेकिन काफी सालों से बर्मुडा पर इसका सेंटर है, तो इसलिए यहाँ पर कंपास ठीक से काम नहीं करते और लोग रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन नासा ने बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया की कुछ इमेजेस निकाली है। यहाँ पर ये कभी कभी एक रेयर हेक्सागोनल क्लाउड्स प्रोड्यूस करते हैं जो एयर बॉम्ब क्रिएट करते हैं। इन एयर बॉम्ब की स्पीड 170 माइल पर आवर तक होती है, जो एक प्लेन को भी वैनिश कर सकते हैं हवा में। रिपोर्ट्स की माने तो फ्लाइट 19 के साथ भी यही हुआ था। देखिए, एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, कार्ल साहब, ये काफी सालों से बर्मुडा पर रिसर्च कर रहे थे और इन्होंने भी अपनी रिसर्च में इसे एक ह्यूमन एरर, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन और बैड वेदर को कारण बताया।